हेलो। हेलो। इस हॉल के प्रांगण के बाहर जितने भी हमारे श्रोतागण हैं वे इस हॉल में आ जाए ताकि हमारा सकेत सेशन समय को ध्यान में रखते हुए विधिवत शुरू कर पाएंगे। रोपा रोपने से लेकर के धान काटने से लेकर के वो सभी काम किया है जो आज की गांव का जो माहौल होता है उसमें वो करते हैं। और मुझे बहुत गर्व के साथ रांची पे है, मेरी जड़ें अपने काके पे हैं, इसीलिए मैं आज मजबूती से हूँ और कहीं भी जाती हूँ तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक आदिवासी लड़की हूँ। मैं अपनी पहचान को कभी नहीं छुपाती हूँ और तो यही एक कारण है कि मेरे एयरलाइंस में एक मेरी अलग पहचान बन चुकी है। लोग मुझे एक ऐसे पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं कि एक आदिवासी लड़की रांची गांव से निकल करके देश विदेश में जा करके एयरलाइन में जॉब करके एक इंटरनेशनल स्तर पर अपने पहचान बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी युवा फैशन शो से मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल है फैशन शो ये सब इसलिए है क्योंकि जो दिखता है बिकता है। अभी जैसे हमारे जो ट्राइबल फैशन शो जो मैंने किया था वो मैंने हैंडलूम कपड़े को इफ्यूजन में ये किया था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया और इनका डिमांड भी है क्योंकि मुझे देश विदेश जाने का मौका मिलता है। मैं ट्राइबल ड्रेस पहनती तो लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। ओ ये चीज़ तो मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है, तो हमारे लोग इस सारी चीज़ों को मार्केट में व्यवसाय के रूप में क्यों नहीं अपनाते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में जो प्राइड ऑफ ट्राइब है वो एक नेशनल ट्राइबल बिजनेस मीट करना चाह रही है, क्योंकि हमारा जो पहले जो था हम कृषि पर निर्भर थे, हम व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो ये जो प्राइड ऑफ ट्राइब हमारे एक्सपर्ट जो बिजनेस एक्सपर्ट है देश विदेश के, वो आएंगे आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप किस तरह से क्या व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो आप एग्रीकल्चर का जो है उसको कैसे देश विदेश में आपके सामान बिक सकता है। अगर आप घर में कोई हैंडलूम प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट बनाते हैं, तो उसको क्या मतलब मार्केट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो ये है। प्लस एक दूसरा जो है प्राइड ऑफ ट्राइब का जो बहुत अच्छा इनिशिएट किया है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन का। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के ये काफी काम करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो प्राइड ऑफ ट्राइब दुबई में इस तरह का आयोजन करके जिसमें हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो बहुत ही डेडिकेशन से समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दे रहा है, उनको अवार्ड दे रहा है। लास्ट ईयर हमारे 4 अवार्डी आसाम से गए थे, उसमें टेक्सटाइल, लैंग्वेज, फैशन और बिजनेस से 4 पर्सनालिटी गए थे। उसमें से एक को अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अवार्ड मिला और ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों को एक पहचान मिल रहा है। उस लेडी ने अपने दम पर टेक्सटाइल हैंडलूम के ऊपर काम किया और रिसेंटली उसे हमारी महामहिम को लेकर के बात करेंगे। जैसे हमारे जैसे अभी आजकल शादी भी हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जो फॉलो नहीं करते हैं, बहुत सारे से चैलेंजेस हैं, उनको हम बात करेंगे, उस पर परिचर्चा करेंगे जिससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष आएगा और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं जैसे और हमारे जितने भी युवा जो क्या कहते हैं जो इंडिजिनस लीडर्स हैं वो अपनी बातों को वहाँ तक नहीं रख पाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर प्राइड ऑफ ट्राइब का एक इनिशिएटिव ये भी है कि इस तरह की ग्लोबल एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें पूरे ग्लोब के ट्राइब आए और अपने मुद्दों पे बात करें।
और वो जब एक डिस्कशन होगा अच्छे से, दूसरे कंट्री के भी लोग आके डिस्कशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कस आएगा, उसको फिर हम लोग यूएन को सबमिट कर सकते हैं, उसको हम अपने सरकार को बता सकते हैं कि इस मुद्दे पे बात हुआ, ये सॉल्यूशन है, आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। और नहीं, पूरे इंडिया से जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो ट्राइबल बिजनेस को अपलिफ्ट करने का काम करेंगे, जैसे हमारे यहाँ जैसे सोहराई पेंटिंग है, बैम्बू प्रोडक्ट है, अचार है, पिकल है, लेकिन इसको कैसे ग्लोबल मार्केट में लेकर के आए वो पता नहीं है, तो हम ऐसे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आप इस बिजनेस को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करें। तो मैं आप लोग से, युवा से आग्रह करती हूँ कि इस जब ये हो आप इससे जरूर कनेक्ट हो जाए। फिर है नेशनल ट्राइबल फैशन शो। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, अब इसको इस फॉर्म में लाना है कि मार्केट में ग्लोबली दूसरे लोग भी पहन सके। अभी लास्ट टाइम जब मैंने फैशन शो किया था, तो उस हैंडलूम जो फ्रॉक है, जो डिजाइन है, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, इतना ज्यादा डिमांड है कि मैं उसको शायद अगर दूसरे देशों में दिया जाए तो हम लोग बहुत रिच हो सकते हैं, एक आमदनी का जरिया बन सकता है। तो जितने भी महिला, स्पेशली मैं लड़कियों से आग्रह करूंगी कि आप आगे आएं और जो हमारे जो हैंडलूम प्रोडक्ट हैं, जो हमारे जो सोहराई आर्ट है, उसको फैशन में दूसरे देश में बेचने, मतलब उसको इस तरह से करें कि हम उसमें आमदनी का जरिया भी कर सकें। साथ ही साथ हम लोग ट्राइबल एक्सपो करने का प्लान करें, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है वो कुछ यूरोप के कंट्रियों से, देशों से है और अफ्रीका के कंट्री से मैंने एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप किया है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हम एक अच्छा एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक मैंने ये देखा है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ब्रांड नहीं होता है। तो द प्राइड ऑफ ट्राइबल है अवर ग्लोबल ब्रांड विद मल्टीपल प्रोडक्ट, मतलब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक नेशनल ट्राइबल ब्रांड होना चाहिए, जिसमें आपके हैंडलूम प्रोडक्ट से लेकर होम डेकोर प्रोडक्ट से लेकर अचार, पिकल, बुक्स, बहुत सारी चीजें हों और हमारे आदिवासी युवा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी पहले जैसा नहीं रहा और हमें हमारा वो मतलब बिजनेस के लिए हम उतने हमारे जो पहले था हम कृषि पे बहुत ज्यादा निर्भर थे, तो हमें कृषि करने तो आता है, लेकिन बिजनेस का हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये मंच आपको बिजनेस के लिए ट्रेन करेगा और जिसमें आप आमदनी, चूंकि फिनेंशियल रूप में हमें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को मैं कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और साथ ही साथ इस मंच से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इतने पैसे से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। उपस्थित है, साथ ही साथ वीर लोटकुड़िया बैठता हूँ, शांति खलखो जी और इस आयोजन मंडली के तमाम सभी पदाधिकारीगण, पूरे टेक्निकल की टीम और ठीक हमारे मंच के सामने बैठे हुए हमारे लोहरदगा मेरले के बच्चे लोग और उनके विद्यालय के संस्थापक संजीव भगत जी, इनको देखता हूँ और इनके बच्चों को देखता हूँ तो काफ़ी प्रेरणा मिलती है। मुझे ऐसा लगा जैसे बच्ची कुड़ुक में आई और मंच के संचालन को उन्होंने बखूबी, जहाँ कहीं भी इस तरह का मंच सजता है वहाँ पर इन बच्चों की प्रस्तुति होती है, चाहे वो करमपुर संध्या समारोह हो, सरहुलपुर संध्या समारोह हो या किसी भी तरह मीटिंग बैठक हो, वहाँ पर बच्चों का हमारे इस तरह की अपने कला संस्कृति को प्रस्तुति के लिए उनका मंच अवश्य सजता है। इसमें मैं संजीव जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज इस मंच पर कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है आप सबों के
समक्ष में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा, बच्चों का विशेष करके, अतिथियों का छोड़ करके। अतिथियों का परिचय बता दिया गया है। मैट्रिक से नीचे पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? जरा हाथ उठाएं। मैट्रिक से नीचे वाले जो अभी तक मैट्रिक पास नहीं किए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैट्रिक के अंडर पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और ग्रेजुएट भी हैं। यहाँ पर सभी तरह के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं डॉक्टर बिंदेश्वर बेग एक शिक्षा जगत से ही बिलोंग करता हूँ और 7 स्टार्स एकेडमी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मैं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ट्राइबल शिक्षाविद होने के नाते मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 विद्यालय अभी रन कर रहे हैं। एक 7 स्टार्स एकेडमी हेहल में, एक एसआर 7 स्टार्स एकेडमी इटकी में, एसके 7 स्टार्स एकेडमी लोहरदगा। आप ही के आदिवासी परिवार से हूँ और थोड़ा सा प्रयास हमारी भी है। और 7 स्टार्स एकेडमी सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है अप टू 12th तक, और झारखंड के कोने कोने से बच्चे आकर के पढ़ाई करते हैं। तो मैं ये अपना परिचय इसलिए बता रहा हूँ, और मेरा वास्तविक जो गांव है वो संजीव जी के जिला से ही है, लोहरदगा से ही। भंडरा एक छोटा सा ब्लॉक है, वहाँ पर मेरा गांव है और मैं भी एक छोटे से गांव से ही निवास करता हूँ। सवाल आज हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे और कुछ चीजों को सामने लाने का भरसक प्रयास करेंगे। हर बच्चे के मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और इस मंजिल तक कैसे पहुंचे हैं, इसके पीछे कौन है, हमारा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। अगर कोई आदि शक्ति है तो उस आदि शक्ति ने हमें इस धरती पर मनुष्य जीवन में हमें क्यों भेजा है, क्योंकि यह नहीं होगा, इन तमाम सवालों को आपको खुद से पूछना चाहिए। अगर हम आज के टेक्निकल भाषा में अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो शायद बहुत सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब आप पूछेंगे कि मुझे लाया कौन, तो आपको ज्ञात होगा कि माता और पिता ऐसे जो 2 शब्द हैं, किसने सिखाया? किसने सिखाया? ये हाथ है, ये आंख है, ये नाक है, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाते हैं, हाथ से चीजों को उठाते हैं, ये किसने सिखाया? तो आपको इसका भी उत्तर आपके पास स्वयं मिल जाएगा। माता ने, पिता ने हमें बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, इन तमाम चीजों को सिखाया। लेकिन उसमें भी एक छिपी हुई शक्ति है जिसको आदि शक्ति हम कह सकते हैं, ईश्वरीय शक्ति कह सकते हैं, और ये जो प्रकृति है उसका सामंजस्य हमेशा आपके साथ जुड़ा रहा। और मैंने भी थोड़ा देर पहले एक सवाल पूछा था आप लोगों से, मैट्रिक कितने हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, ये सवाल हमने पूछा था। तो आपने अपने अपने हाथों के इशारे से आपने बताया इन तमाम सवालों का जवाब। तो आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी तक किसने पहुंचाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। कैसे आप पहुंचे? क्योंकि जब जन्म लिए थे उस समय तो आप बिल्कुल सादा थे, कुछ नहीं था दिमाग में,
एक सिंगल अंडा बनाना, गोल बनाना, लाइन बनाना तक ही आपका सीमित था। लेकिन आज आप हो सकता है अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, अच्छी हिंदी में भाषा बोल सकते हैं, कुड़ुक नागपुरी सादरी में भाषा बोल सकते हैं, आपके पास बोर्ड का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है या पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है, तो ये तमाम सारी चीजें किसने दी, इसका भी आपको एक जवाब मिलेगा और वो जवाब हो सकता है शिक्षक, गुरु। अर्थात आपको यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका जो अदा की है वो माता, पिता और गुरु। अगर मैं इनको कहूं कि अगर इस धरती में कोई साक्षात भगवान है, ईश्वर है, तो वो ये तीन है जो साक्षात इस धरती पर ईश्वर के रूप में है, माता, पिता और गुरु। तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, मेरी बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए स्पेशली मेरे युवा साथियों, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इन तीन व्यक्तियों का मरते दम तक अगर आप सम्मान करते हैं, जितना ज्यादा सम्मान करेंगे आप उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। हमारे आज फ्रंट लाइन में जितने भी अतिथि अलग अलग ओहदे को सुशोभित करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल है, तो उनके पीछे भी इन्हीं तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने उनको सम्मान, मेरी समझ में मैं इसलिए इसको काफी कॉन्फिडेंट होकर के बोल पाता हूँ, मेरे भी अपने इतिहास में जीरो था, जीरो, जिसको या अगर उससे भी थोड़ा और पीछे चला जाऊं तो माइनस में भी मेरा नंबर था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब मैं इस धरती पर आया तो मैंने एक पहला प्रश्न पूछा था कि आपको इस धरती पर लाया किसने, माता पिता, ये सवाल था। लेकिन मैं जब इस धरती पर आया तो मेरे आने से पहले ही मेरे पिता इस दुनिया से गुजर चुके थे। अपने छाप को छोड़ करके इस दुनिया से मेरे आने से पहले गुजर चुके थे। तब से मेरा जिंदगी का स्ट्रगल शुरू हुआ था और अकेला ही एक माइनस पॉइंट से शुरू करते करते ये आधार मान करके, जैसे अभी आप लोग कभी कभी सुनते हैं एकलव्य की जिंदगी, चूंकि वो एक निम्न जाति से थे इसलिए पहले उस जमाने में सिर्फ क्षत्रिय या बड़े राजा महाराजा के पुत्रों या संतानों को ही धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। लेकिन एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य के प्रतिमा को साक्षी मान करके तो एक विशाल और बड़ा चेंजेस लेकर के ये दुनिया आगे बढ़ रहा है। जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं थी और कई तरह के सुविधा जो थे वो बिल्कुल नहीं थे। उस समय जब मोबाइल की बात कोई करता था, टेलीफोन की बात कोई करता था, टीवी की कोई बात करता था, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे किस चिड़िया के बारे में बात हो रही है, किस दुनिया के बारे में बात हो रही है। लेकिन आज टेलीफोन भी है, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, 5G सेवा भी है, टेलीविजन भी है और आज हवाई जहाज चिड़िया की तरह हर 2 मिनट 1 मिनट में मिल रही है। आज दुनिया जो है बहुत कम दूरी का हो गया है।
बहुत ज़्यादा, अगर दुनिया का कोई देश दूर में है तो 12 घंटे से कोई भी देश बहुत दूर नहीं है। इसलिए हमारे विशेष करके आदिवासी युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि हम उस समाज से आते हैं जिस समय सृष्टि का शुभारंभ हुआ, हमारे आदिवासी समाज ने ही पशु पक्षी चिड़िया जंगली जानवरों से सीख लेकर के खेती करना सिखाया। छोटे छोटे जंगलों में जब हम रहते थे, हमारे पूर्वज, तो चींटी जो है छोटे छोटे गिरे हुए बीजों को उठा करके एक दूसरे जगह ले जाती थी। बरसात का पानी होता था, उससे पौधे तैयार होते थे और पौधे बड़े होकर के फल देने लगते थे। इन तमाम दृश्यों को हमारे पूर्वजों ने देखा और नदी के किनारे रहना शुरू किया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी और तमाम जो नदियां थी उसके किनारे में रहना शुरू किया, खेती बाड़ी करना शुरू किया, सामूहिक कलेक्टिव रूप से रहना शुरू किया और आदिवासी ने ही दुनिया को जीवन जीना सिखाया। कैसे पका करके खाना या आग जलाना कैसे सीखे, हमारे आदिवासियों ने ही सिखाया। दो पत्थरों को टकरा करके वो आग जलाते थे। कभी कभी क्या होता था, जंगली जानवरों से बचने के लिए वो आग जला करके छोड़ देते थे, तो उस बीच में कई पशु पक्षी या चिड़िया या कोई जानवर उस आग में गिर करके पक जाता था और वो उसको कभी कभी हमारे आदिवासी जो जंगल में रहते थे वो खाते थे। तो देखे कि कच्चा खाने से तो अच्छा है। जो जिस समय सृष्टि का शुभारंभ हुआ था उस समय से हमारे पूर्वज दुनिया को सिखाते आ रहे हैं। हमारे समाज में मदद जिसको गांव में कहते हैं, ये भी परंपरा रही है। सामूहिक रूप से आज भी हमारा समाज एक साथ दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा भौजी, जितने मेरे उरांव समाज के लिए जो आज हम इसकी पहचान के लिए यहाँ एकत्रित हुए है क्या धुनकुड़िया। आज हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करते हैं, पर मेरे पूर्वज की सोच इतना कुशल और कारगर था कि उन्होंने एक धुनकुड़िया पद्धति को बनाया। क्या था वो? एजुकेशन संस्थान। जब अंग्रेज आए तब हम अंग्रेजी शिक्षा से पढ़ना शुरू किए। उसके पहले मुगल काल था तो महिलाएं, बच्चों का एजुकेशन वो था नहीं, मनसबदार बनाया तो उनका अपना एक नियम था। पर मेरा ट्राइबल समाज एजुकेशन के मामले में हमेशा अग्रणी रहा। चाहे वो पढ़ा समाज की बातें करें, झारखंड के जितने भी ट्राइबल हैं, चाहे वो मुंडा हो, संथाल हो, उरांव है, उरांव ने पढ़ा समाज को बनाया, मुंडा ने मानकी व्यवस्था को बनाया, फिर संथाल लोग ने डोकलो सोहर, वो संविधान था। धुनकुड़िया एक एजुकेशन संस्थान था। हम शुरू से ही पढ़ाई में अग्रणी थे। आज हम अंग्रेजी शिक्षा, कलम और कागज पर पढ़ाई कर रहे हैं और मैट्रिक पास कर रहे हैं, बीए पास कर रहे हैं, एमए। धुनकुड़िया भी वो संस्थान था जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए वो समाज था। स्कूली शिक्षित था, लड़का और लड़की के लिए अलग था। एक कुरुख में भी वो था। जब मेरा पहला पोस्टिंग दरभंगा में हुआ, मैथिल ब्राह्मण के बीच में हुआ। मैथिल ब्राह्मण के बीच हुआ, कहा जाता है ना कि कोबरा को मत मारो, पहले मैथिल को मारो। हम वहां शांति से 7 ईयर नौकरी किए, 7 साल मैथिल ब्राह्मण के बीच। उनसे सीखे। हम बोलते हैं ना कि मेरा विदेश जाओ, वहां से सीखो। तुम बगल से ही सीखोगे। उन लोगों ने टीचर को इतना इज्जत देना, क्यों? उनको शिक्षा चाहिए। जब हम बस से उतरते थे तो स्टूडेंट लोग दही और चूड़ा लेके खड़ा रहता था, मैडम आ गई रांची से। हम उसको हमेशा हेल्प किए। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हुआ।
ट्रांसफर हुआ तो रांची यूनिवर्सिटी में हम ज्वाइन किए। उसके बाद हमको मेरा हल था कि हम रांची वुमेंस कॉलेज में जाएंगे। रांची वुमेंस कॉलेज में जाएंगे तो मेरे सीनियर लोग थे तो सारा रूटीन भी बना चुके थे कि मंजू आएगी तो सब क्लास करा देगी। पर मेरा ट्रांसफर हो गया डुरंडा कॉलेज। हम इतना रोए, क्या है डुरंडा कॉलेज, नाम भी नहीं जानते थे। पर कभी कभी यहाँ जो माथा में लिखता है तो वो सही होता है। हम डुरंडा कॉलेज आए। शुरू तो हमको समझ ही नहीं आता था, छोटा सा तो एस्बेस्टस का घर था। हम वहाँ ज्वाइन किए, काम करना शुरू। धीरे धीरे देखे, अभी हम जो एकलव्य की बातें करते हैं, अभी भी वो समय है। एकलव्य एक आदिवासी लड़का था, द्रोणाचार्य उसका अंगूठा काट के अर्जुन को आगे बढ़ाया। वही हालत आज भी है। जब हम डुरंडा कॉलेज में देखे, इतना कास्ट टीचर, यानी कि मेरा जैसे ट्राइबल बच्चा आता था, उस कौम को हमेशा नाक भाव से कूड़ा जाता था। हम तो शुरू नए आए थे, सब मेरे सीनियर टीचर थे। हम कमर कस लिए, हम अपना भगवान से बोले, भगवान तुम हमको जो लाए हो डुरंडा कॉलेज में, अच्छा ही लाए हो। तब हम अपना बच्चा लोग को देखे। तब ट्रेन से बच्चा लोग आता था, ट्रेन जो लोहरदगा वाली ट्रेन है, सारा बच्चा। हम उन लोग को पकड़ना शुरू किए। एक लड़का बहुत डर के मेरे पास आया, बोलते मैम, हमने क्या हुआ बाबू, जितपा नूराम बोलता है मैम हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। हमको रोना आता है दीदी, हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। हमने क्या बात है बाबू, बोलो ना। बोलता है मैम हम आर्मी में 2 बार दौड़ चुके हैं। तो अच्छी बात है मैम, हम परीक्षा में पास नहीं होने सक रहे हैं। तब क्या दिक्कत है बाबू? बोलता हम लोग का स्कूल का पढ़ाई अच्छा नहीं है, स्कूल का पढ़ाई अच्छा नहीं है। तब हम पता लगाने लगे स्कूली शिक्षा तो मेरा झारखंड में नगण्य है। जो सरकारी स्कूल है, हम गलत बोल रहे हैं? सरकारी स्कूल का टीचर नहीं है, कुछ नहीं है। रोज दिन आए दिन पेपर में देखते हैं कि खाना में छिपकली गिर गया, वही बोलता है। टीचर का कभी बात नहीं होता। हम वो लड़का को घर बुलाए, हमने बाबू चलो तुम पढ़ना शुरू करो। हम बच्चा जैसा पढ़ाए। मेरे 4 बच्चे। एक टीचर के लिए अपना बच्चा कभी नहीं होता है, पूरा स्टूडेंट ही अपना बच्चा होता है। हम बच्चा को घर बुलाए, वो बच्चा पास हो गया। वो बच्चा का पहला पोस्टिंग हुआ लद्दाख। आर्मी लोग में सबसे पहले एसटी लोग को या किसी को भी लद्दाख, हमको फ़ोन करता था, मैम हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू ठंडा नहीं मैम, हम बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। मेरा सीनियर लोग हमको बहुत पसंद करता है। यहाँ 2 पॉइंट होता है, मेरा बच्चा को पढ़ने का सुविधा नहीं है, प्लस हमको भगवान इतना शारीरिक मजबूत बनाया है कि हम लद्दाख का ठंडा में भी रह सकते हैं। वो हो गया। उसके बाद अब कुछ दिन पहले आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बच्चा लोग को अभी जितना सीनियर लोग बैठे हुए, वो मेरा शिक्षा मेरा बच्चा को तो सीधे उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है क्या, कंपलसरी मैथ और कंपलसरी इंग्लिश। अब मेरा ज्यादातर बच्चा सरकारी स्कूल का आया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, फेल हो जा रहा है, मैथ में फेल हो जा रहा है, इंग्लिश में फेल हो जा रहा है। हम इसमें यही बतलाना चाहते हैं कि अब जो पुराना पढ़ाई था कि हम पढ़ रहे पढ़ो रे, अब पढ़ाई से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी वोकेशनल सब्जेक्ट का बच्चा लोग आया, सब बच्चा टाई और फीस कितना 70,000। प्रिंसिपल बोले कि मैडम प्लेसमेंट की अभी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, प्लेसमेंट। तो हम बोले वाह सर क्या बात है, आप तो वोकेशनल को तो प्लेसमेंट में नौकरी दे दीजिएगा। मेरा बच्चा कुक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कहाँ गया? नहीं मैडम, प्लेसमेंट तो वोकेशनल को ही मिलेगा। वो लोग को बंद दरवाजा में प्लेसमेंट चला गया। मेरा बच्चा 0। तो हम और आप है कहाँ? ये चीज को सोचना है। हम पुरानी धुमकुड़िया परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अपना पूजा पद्धति है, मेरा पूर्वज का अपना पूजा पद्धति है। मेरा भगवान को हम टुंगरी में रखते हैं, सब जिसको हम या तो अघन में पूजा करते हैं या तो
और कुछ मेन समय में महिलाएं कभी नहीं जाती हैं, या तो सरना में गांव के बगल। इस पर इतना रिसर्च हुआ, क्या है सरना। हम लोग का पूर्वज लोग गांव को बांधा, लास्ट में सरना को रखा, उसमें सिर्फ पहान पूजा करता है। हम लोग का सरना में महिलाएं नहीं जाती हैं, जाती भी नहीं थी। पर आज हम धुमकुड़िया की पुरानी परंपरा को बात करते हैं, तो धर्म को क्यों हम बर्बाद कर रहे हैं? धर्म क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आज हम महिलाएं, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप सरना में मत जाइए, पर जो नियम है वो नियम है। जब हम धुमकुड़िया को बचाने की बातें करते हैं तो हमको धर्म को भी बचाना होगा, धर्म को भी बचाना होगा। जितना हम समय बच्चियों को सरना में जे करके अगर उसका लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उसको हम पढ़ाई की तरफ लाएं, तब हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। अभी जितना कमीशन हुआ, सब बच्चा लोग इंजीनियरिंग और एमबीए और दिल्ली का पढ़ा हुआ बच्चा आया। हम और आप है कहाँ है हम और आप कहाँ है? हर गार्जियन को सोचना होगा, इसके लिए हर गार्जियन को सोचना होगा। आप रांची यूनिवर्सिटी का यूजीसी के अनुसार अब कोई भी सरकारी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। अगर में कोई नहीं ना है, हर हम स्पीकर में रखे थे, स्टूडेंट लोग सब था। हमने क्या बात है बोलिए ना, 1400 रुपया है अकाउंट में, बताइए कहाँ से बच्चा स्टेपल लेगा? अब आप लोग जमीन बेचिए कि क्या कजीरा, तब बच्चा पढ़ेगा। सरकार का ये रवैया है। क्या अगला लोग को समझ में नहीं था कि मेरा गरीब गुरुआ का बच्चा लोग कैसे +2 करेगा? अब कहाँ से पढ़ेगा? इंटर पढ़ा 40,000 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 4 साल का। अब आपका बच्चा बीए का पास करने में 4 साल तक बीए पास करेगा। ये हम और आपको सोचना होगा, सरकार का नियम को समझना होगा। हम अकेले यहाँ हल्ला किए, बारेभट्ट में बीसी थे, अकेले महिला। सर ये गलत है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास के 75% बच्चा का लाइफ खराब कर रहे हैं। मालूम है संजीवियर के फादर लोग आए थे, सही है, वो लोग सब हाथ उठा लिया। अकेले सरना लेडी हम थे, सब हाथ उठा के उसको सहमति दिया। हम कहाँ गए? संजीवियर में जितना बच्चा है उसके पास पैसा है, और सबसे बड़ा माइनॉरिटी में +2 का पढ़ाई हो रहा है। घोषणा, संजीवियर, संत पॉल में सब में इंटर की पढ़ाई हो रही, और सरकारी कॉलेज खत्म है। और इंटर की इंचार्ज भी हम ही है। इंटर का इंचार्ज होते हैं सारे टीचर खत्म, सारे स्टाफ खत्म, सब रास्ता में आके गवर्नर हाउस में रोज रो रहे हैं। इसको हम और आपको समझना होगा कि सरकार हमको कहाँ ले जा रही है और हम कहाँ हैं। हमको सब बोला, एक दो भूमिहार लोग था, वो लोग बोला कि लोग का स्टडी था कि अब ट्राइबल क्या चाहता है, सिर्फ मेहनत करता अपना बच्चा को सरकारी नौकरी कराना चाहता है। हम दुनिया का हर स्टेट, गोवा गए, वहाँ गोवा में 4 विधायक, गोवा को बोलता है ना विदेशी, 4 विधायक, ट्राइबल विधायक, वो लोग से मिले। वो लोग का पहला एम है पढ़ाई और नौकरी। मेरा भी पहला एम है पढ़ाई और नौकरी। पढ़ाई को ही इन लोग बीच में काट दिया, तो हमारा है कहाँ है? और सबसे बड़ी, हम अभी सब बच्चा को देखे, समय का अभाव है, कृपया संक्षेप में बोले, ठीक है, टीचर हैं हम। सबसे बड़ी चीज मोबाइल आया कोरोना के बाद। हम स्टूडेंट को आता है जिसे एडमिशन ले, पहले सब मैनुअल था कि बच्चा लाइन में आ रहा है और लाइन से एडमिशन ले रहा है, लाइन में रजिस्ट्रेशन करा रहा है, लाइन में सब कुछ हो रहा है। अब हो गया ऑनलाइन भी कोरोना के बाद हुआ। 12-15 हजार का फोन खरीदाया। कितना गार्जियन रोया कि हम लोग जमीन बंदी करके मोबाइल खरीदे। अब क्या हो गया, वो अब ऑफलाइन करा दिया, मोबाइल तो चला गया, सब मोबाइल तो बर्बाद हो गया। तो ये है मेरा हालत। इसीलिए और भी हैं जो लोग जो हम नहीं बतलाने पाए, सब बतलाएंगे हम और आप, पर हम लोग को, महिलाएं को भी हर चीज में सही रास्ता दिखाना होगा। आप लोगों से मेरा आग्रह है, यही विनती है। धन्यवाद। मेहमान के रूप में हम सबों के
देखा बच्चे परेशान, इस वर्ष किसी का एडमिशन ही नहीं हुआ, लोग दर दर भटक रहे हैं, कहाँ जाएं? प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं तो जैसा उन्होंने बताया 20-20 हज़ार रुपये लग रहे हैं एक साल में। आज जब पढ़ाई प्रगति का एकमात्र माध्यम है, हम उससे ही वंचित होने जा रहे हैं। धुमकुड़िया हमारी पारंपरिक पाठशाला, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए? नौकरी के लिए। और आप लोग को पता है नौकरियां भी सरकार गायब कर चुकी है, सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, सभी तरह के इंडस्ट्रीज, एजुकेशन और जो भी चीज़ें चल रही है दुनिया में सब प्राइवेट हो गया है। और प्राइवेट वाले प्लेसमेंट करते हैं, नौकरियां नहीं देते, प्लेसमेंट करते हैं। और प्लेसमेंट बंद कमरे की कहानी हो गई, जैसे आपने मनु जी से सुना। बच्चों, हमें समय के साथ चलना होगा। प्रगति कर रही है, लेकिन प्रगति जो है, प्रगति का नजरिया बदल गया, प्रगति का नजरिया बदल गया। रेलवे स्टेशन में जाए तो आजकल रेलवे स्टेशन कौन चलाता है पता है आप लोगों को? भारत सरकार नहीं चलाती है। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन अडानी को मिल गए हैं, बड़ा बड़ा एयरपोर्ट अडानी को मिल गया है। अभी विनेश्वर जी कर हर दिन कितने सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं मिनट मिनट में, लेकिन अभी गड़बड़ी भी देखने को मिली इंडिगो का। बच्चों, समय को पहचानो। और विनेश्वर जी को फिर से एक बार मैं कोट करना चाहूंगा, हम अपने लक्ष्य को कैसे पाएंगे? लोग सोचते हैं कि ऊपर वाला देगा, लेकिन ऊपर वाला कब देगा और कैसे देगा? जब हम उसके लिए तैयार रहेंगे तब ना। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना। अगर हमारे पास में पढ़ाई ही नहीं रहेगी, शिक्षा ही नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला क्या देगा हमें? फिर हम उसी पुराने रास्ते पर लौट आएंगे। और अब तो वो भी नहीं बचा। जिस तरह से प्रगति के नाम पर आज पता है ना, एक रिंग रोड बना, कितनी जमीनें गई पता है? उसके पहले जब एचईसी बना था, बोकारो बना था, जमशेदपुर बना था, कौन उजड़ा था? किसको उजाड़ा गया था? किसको उजाड़ करके बसाया गया था? मध्य प्रदेश में हंस गया, जंगल को काटा जा रहा है। कौन उजड़ रहा है? हमारे आदिवासी उजड़ रहे हैं। हमारी जमीन चली जाएगी, हमारी पढ़ाई चली जाएगी, तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए आपके समक्ष में 3 लोगों का उदाहरण देना चाहूंगा। कार्तिक बाबा, करमचंद भगत जो मेरे पिताजी थे, और कर्मा और तीनों कहाँ से शुरू होते हैं? पता है इनकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उन्होंने बेग जी ने भी बताया कि वो कहाँ से शुरू किए थे। जब वो पैदा हुए तो उनके पिताजी नहीं थे, यही बताया ना उन्होंने। लेकिन उन्होंने जिस मुकाम को हासिल किया, कैसे हासिल किया? उन्होंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया और आज उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कार्तिक बाबा सुदूर गांव में आज जो रिंग रोड बन गया ना, 4 लेन बन गया ना, उसके पहले 4 लेन भी नहीं था। 4 लेन बनने के पहले वो नेशनल हाईवे बना था, तो नेशनल हाईवे भी नहीं था। मेरी माँ इसी कर्मतोली की थी, यहाँ से गई थी बेड़ो सड़क नहीं था, कच्ची सड़क हुआ करती थी। डीजल गाड़ी नहीं चलता था पहले, बस भी चलता था कैसे? कोयला से। कार्तिक बाबू तो और गुमला जिला में रहते थे, तब आप सोचिए। लेकिन उन्होंने पढ़ाई को प्रगति का माध्यम बनाया और पढ़ाई करके इंजीनियर बने। और कहाँ सेवा करने के चले गए? लंदन चले गए, पढ़ाई के दम पर इंजीनियर बन गए। इस दम पर हमारे पिताजी करमचंद भगत जी जब पढ़ाई कर रहे थे, 3 भाई थे,
एक जो सबसे बड़े भाई थे वो खेती करते थे, और खेती के बाद में जो है जो हमारे हॉस्टल्स की जो परंपरा रही, आज भी परंपरा चल रही है कि 20 किलो चावल और एक मुट्ठा दाल और 5 किलो रुपया, उसमें 2 ही रुपया लगता था। मेरे बड़े पिताजी भार में लेकर के लाते थे, क्योंकि बस नहीं था। सुबह चलते थे, शाम आते थे, हॉस्टल में ही रुकते थे, फिर दूसरे दिन लौट जाते थे। तब उन्होंने पढ़ाई की। कहाँ पहुंचे? बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए। कार्तिक बाबा देश के भारत सरकार के मंत्री बन गए। डॉक्टर कर्मा ओरांव, बिशुनपुर। आप सोचिए कौन कौन लोग उनके घर गए हैं, कितनी दूर से वो निकल के आए थे। आज जब जाएंगे तो नदी पार करके जाना पड़ता है, पहले तो नदी में पुल भी नहीं हुआ करता था। हम लोगों ने भी, हम अपने समय में गए हैं तो हमारी गाड़ी फंस जाती थी उनके गांव जाने में। कैसे निकल के आए, कैसे पढ़ाई की उन्होंने। और पता है कर्मा ओरांव जी दुनिया में नाम कमाते थे, दुनिया में उनकी खोज होती थी। कई देशों की यात्रा पर जाते थे और वो शिक्षा के लिए जाते थे। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेमिनार में भाग लेते थे। उनको सेशन का चेयरमैन बनाया जाता था, उनको ऊंची कुर्सी दी जाती थी। आपको भी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के महत्व को समझिए। 3 धूमकुड़िया के पास में बहुत अच्छी थी, आप क्या काम करें। और जैसा कि आप जानते हैं धूमकुड़िया, आज कितने गांव में धूमकुड़िया है? किसके किसके गांव में धूमकुड़िया बताइए तो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लोग हैं यहाँ पर हम लोग? सेक्रेटरी हुआ करते थे। आजकल सेक्रेटरी का काम कौन कर रहा है पता है आपको? AI कर रहा है। आप सिर्फ पढ़ना लिखना जान जाए, क ख ग जान जाए, ABCD जान जाए, उसकी अच्छे से पढ़ाई कर लें तो बाकी कल के अखबार में आपने पढ़ा था, ये कल के अखबार में है, सबसे अच्छा साथी बन गया। लोगों को अपने दोस्तों पर, माँ बाप पर भरोसा नहीं रहा। देख जी ने कहा ना, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनको जानिए, पहचानिए, वो हमेशा सही राह देंगे। लेकिन अब वो दोस्त कौन बन गया है? माँ बाप कौन बन गया है? AI बन गया है। आने वाला समय बहुत ही चुनौती भरा है और हम क्या कर रहे हैं? फिर से अब मैं मंजू जी की तरफ आना चाहता हूँ। क्या कहा उन्होंने? हम लोग सरना किसके लिए था? सरना में कौन जाता था? क्या महिलाएं जाती थी? नहीं ना, नहीं ना। तो फिर आज क्यों जा रहे हैं हम लोग? भाई हमारा पाहन है, हमारा पुजार है, वो हमारे लिए पूजा करेगा और धर्म से हमारे लिए हमारी बात को रखेगा, हमारी इच्छा को रखेगा, हमारी भलाई के लिए पूजा करेगा तो हमारा भला होगा। लेकिन हम तो खुद जा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। और कैसे पूजा कर रहे हैं? इधर ढोल बजा नहीं, उधर मादर बजा नहीं और मुंडी पूजा नहीं। ऐसे ही पूजा होता है क्या? ऐसे ही पूजा होता है? जब धूमकुड़िया खत्म हो जाएगा तो हम तो वही पूजा करेंगे ना जो अभी के लोग सिखा रहे हैं। एक और नई चीज शुरू हुई है। हम लोग उरांव हैं, सरना है, हम लोग जानते थे कि हम लोग तो कहाँ से आए हैं, एक ही जगह को जानते थे, तो रोहतासगढ़। हमारे गीतों में, परंपराओं में रोहतासगढ़ ही होता था। हमने 2 साल 3 साल पहले जब यही कार्यक्रम आयोजित हुआ था 25 तारीख को ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभागार में, तो हमने वो गीत गा के सुनाया था ना। कौन कौन लोग थे? रामचंद्र बाबू अब थे, सुने थे मेरा गीत आपने? हाँ, सीधा सीधा नाले नु नमहे पुरखर राचर, तो नमहे पुरखर एक्शन राचर का चिंता बना लगी एक्शन राचर इन्हेला एक्शन बेटा का लगना ककड़ों की लाता। अरे जब नमहे पुरखर रोहतासगढ़ नु राचर तो सीधा सीधा में का स्टेट भर शहर चिंता की विषय की मला चिंता करने की बात है कि नहीं? हमारा परंपरा पुरखा, अगर लोग जाएंगे ना 2-3 जनवरी को फिर से हो रहा, पहले तो नहीं जाते थे, पहले नहीं जाते थे, अब हम लोग बार बार रोहतासगढ़ जाते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि हमारा वहाँ खूंट गड़ा हुआ है ना, हमारे पुरखों का खूंटा वहीं से ना शुरू हुआ है। लेकिन हम तो पुरखा वहाँ थे और ककड़ों लाता तो हम लोग का यहाँ चला आया। अरे हम वहीं से यहाँ आए थे,
हम रोहतासगढ़ से आए थे यहाँ झारखंड की तरफ। आजकल रोहतासगढ़ तो बिहार में है। तुम बिहार और झारखंड की बात करें तो हमारा स्थान कहाँ है? अभी हम क्यों जा रहे हैं वहाँ? कोहा बेलचा करने के लिए हमारे लोग क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि हमारा खूंटा वहां गड़ा हुआ है। लेकिन अब हम बच्चों को बता रहे हैं नहीं, सिरा सीता नाले नमे दुखर राजर ऊंचा है वो बेदगे काला एक्शन बेदा काला का नाम एक्शन भाई सिरा सीता एक्शन भाई चैनपुर का रोहतासगढ़ तब ईशा ने काला अकुन सरकार हमारे तो चीज इच्छा सरकार दिमाग एक्शन होने लगी। ये दिन सोचना लगो, हम लोग को सोचना होगा सरकार हम लोगों को कहाँ लेके जा रही है। ये तो अपने कॉलेज की बात कर रही थी, हम तो विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। समाज के सामने रखिए और बच्चे आप पढ़िए, ध्यान लगा कर पढ़िए, विंध्यस जी की बातों को भी सुनिए, माता पिता और गुरु, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और जब एआई पूरी तरह, जब अमेरिका चिंतित है, हमारा देश चिंतित है, सब नौकरी खत्म हो जाएगी, हम फिर वही खेत खलिहान में चल जाएंगे। और खेत खलिहान में नहीं रहेगा, वहां सड़कें बन जाएगी। आज अडानी को सब जमीन सरकार दे रही है ना, हजारों एकड़ गांव के गांव। हमें ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने समाज के बीच में रहिए। हमारा समाज सामूहिकता का है, हम लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं हर चीज के लिए। हम लोग तो मददी करते हैं, आइए हम लोग मददी के लिए हाथ बढ़ाएं। अब वो गाँव वालों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पिछले लगभग जो 8 सालों से हम लोग काम किए थे, जो भी ऑर्गेनाइज हो रहा था, उसको सारे को ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसको मतलब आज के दौर में अपने बिजनेस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एकदम मैंडेटरी है। आप साउथ इंडिया की तरफ चले जाएंगे, वहाँ छोटे से छोटा बिजनेस भी मतलब वो डिजिटली अवेलेबल है ऑनलाइन, वो ऐप के माध्यम से या फिर मतलब वेबसाइट के माध्यम से। तो हमने लगभग 12 एंटरप्रेन्योर को अभी तक के, ज़्यादा दिन हुआ है, 4 महीना हुआ है, इसमें हम उनको वेबसाइट डेवलप करके दे रहे हैं, साथ में सोशल मीडिया हैंडलिंग उसको मतलब बना के दे रहे हैं, और उसके साथ ही उसका जितना भी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी काम है, वो सारे चीज़ों पे हम मतलब उनको मदद कर रहे हैं। तो इस तरह 12 लगभग एंटरप्रेन्योर हैं। और उसके साथ ही संजीव दा जी जो है, जिनका लगभग 5 स्कूल चलता है लोहरदगा में, उनका स्कूल का हम लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ऑन प्रोसेस है। जनवरी मंथ से मेरे ख्याल से हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। तो में क्या किस तरीके से हम लोग आए, वो स्ट्रैटेजी बनाने में हमको आसानी होगा। तो वो सॉफ्टवेयर हम अपडेशन चालू है, डेटाबेस एंट्री सब चालू है। इसके बाद आपका सोशल मीडिया हैंडल आदिवासी समुदाय के लोगों का डेटाबेस ओखरगढ़ धुमकुड़िया केंद्र एक हम लोग उद्घाटन किया। विदेशी, जो मैं बता रहा था, फ्रांस के टूरिस्ट लोग को हमने कैटर किया। विदेशी पर्यटकों का झारखंड टूर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। नेक्स्ट यही काम सब जब हम कर रहे थे, तो इसी बीच ट्राइबल मैट्रिमोनी, ये जो आपको दिख रहा है, उसके फाउंडर मिस्टर होता था 2018 आसपास से। इस बार हमारा जो मैगजीन आप लोग देख रहे होंगे, पॉलिटिकल फंडेड है ना, किसी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं है इसमें। ये जस्ट थोड़ा सा एफर्ट मारा गया। और ये स्पॉन्सर्स लोगों का फोटो दिखा, ये लगाओ तो भाई थोड़ा। अगर वो लोग कमाएंगे, हमारे मतलब एंटरप्रेन्योर लोग को अगर हम लोग और सशक्त करेंगे, तो क्या होगा, वो लोग हमको फंड करेंगे, तो उससे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चला सकते हैं और युवा लोग को और ट्रेन कर सकते हैं बेटर मतलब आगे काम करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट, कैसे बात करना है। अभी मैं आ ही रहा था बिरसा चौक की तरफ से, बिरसा मुंडा के मूर्ति के और पुनर्जीवित करना है। इसी प्रयास का एक टीम धुमकुड़िया का प्रयास है।
तो आज जो ये कार्यशाला चल रही है, जो समागम कार्यक्रम है, इससे निश्चित रूप से सीख के जाएंगे। मैं इसी कड़ी में एक बात और रखना चाहता हूं कि अभी तो वीडियो चल नहीं पा रहा है। मैं रोहतास नगर से बिलोंग करता हूं, जो ललगुटवा तालाब के पास में बसा हुआ है। वहां के सभी सम्मानित सदस्य लोग धुमकुड़िया बहुत देर से भवन बना रहे हैं, जिसे एक एज ए मॉडल धुमकुड़िया हम लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि वो भवन अपने बल पे जमीन खरीद के बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं जितनी भी दीदी लोग आई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बस 1 मिनट के लिए यहाँ पे आए और चीजों को बता पाए। सभी लोग से रिक्वेस्ट है। पुखरगढ़ा टीम पूरा आप लोग को नाटक प्रदर्शन उठी उठना हाथ जोड़े खाए लेवा उठे खाए उठी उठी ध्यान में गला मैया बाप की उठाई लेवा करे खा उठे तो बाप उठी लेवा उठी खाए हाथ जोड़े खाए उठा तो मैया आगदा पड़ी बहुत जोर मुर्गी मन माइल के सीट है उठी ने दा उठी बाबू उठी जा लेवा के बुन रही अरे हाय रा मेरा परिसा देवा छो अपन आयो अपन लेके आबा ठीक है टीम धुमकुड़िया के अगुआ आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र उरांव जी, फूलदेव भगत जी,
डॉक्टर विनीत भगत जी, सभी सम्मानित अतिथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आभार। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नौकरी मिलेगा, चाहे जितने भी हम लोग हाथ पैर मार लें, लेकिन बिजनेस व्यापार में असीमित है और आज के समय में तो पूरा मैदान खाली है, कहीं से भी कोई आए तो यहाँ पे असफलता नहीं है। और देश के बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे जमशेदजी टाटा जी हो, जनरल बजाज हो, हमारे अभी सोकॉल्ड अडानी साहब जो पूरा देश अडानीमय हो चुका है, उनको भी लिया जाए। या अभी का जो स्टार्टअप है, जो आपने फिजिक्स वाला को भी देख रहे हैं, अलग पांडे जी, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्री है, ना ही इन्होंने कोई आईआईटी से पास किया है, ना ही कोई आईआईएम से पास आउट है। तो बिजनेस एक ऐसा जुनून है, अगर आप चाह लिए कि हमको करना है तो बिल्कुल उसमें सक्सेस होना ही है उसमें। और कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ये चीज़ बिजनेस व्यापार चूँकि हम लोगों के खून में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस व्यापार से हम लोग हमेशा से करीब रहे हैं, क्योंकि गांव देहात में हम लोग अक्सर देखते हैं हाट बाजार में हमारे लोग ही बाजार में आपको मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार से हम लोग बहुत करीब रहे हैं। लेकिन जो करने का जो तरीका है वो थोड़ा समय के साथ बदलते गया है और ज़रूरी भी है कि हम लोग इस क्षेत्र में बिल्कुल आए इसमें। तो हमेशा मैं कहीं भी जाता हूं तो लोगों को कहता हूं कि खासकर हमारे लोग जो बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में नहीं है, उनको लगता है कि अगर हम मैनेजमेंट नहीं किए हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम बिजनेस के क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम लोग उनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं यहाँ पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वो बड़े बड़े मैनेजमेंट संस्थान में आपको ऐसा कुछ सिखा सके। वो अच्छा एक मैनेजर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन नहीं। तो ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं बनी जो आपको अनुभव सिखा सकती है। और अनुभव आप खुद ही, जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो आप खुद ही इतना अनुभव आपको हो जाएगा, लड़ते 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 आप ही इतना परिपक्व हो जाइएगा कि आपको कोई नहीं हरा सकता है। और एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन ज़्यादातर हम लोग क्या नौकरी के क्षेत्र में अगर आते हैं तो ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि तनख्वाह और आराम का नौकरी। पर सब लोग अगर नौकरी चाहेंगे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज जो पूरा देश जल रहा है, स्टेट का जो समस्या अभी आप देख रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो यहाँ हर एक व्यक्ति का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। और जो बिजनेसमैन होता है, एक तरह से आप उसको राष्ट्र निर्माता, राज्य निर्माता होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ के लोग देशभक्त हैं। हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। आज आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप कुछ भी ना होगा, जैसे आज समस्या जो बना है झारखंड सरकार, जब ये राज्य अलग झारखंड राज्य बना तो लोगों का ये दिमाग में था, या हम लोग सोचते थे कि ये झारखंडी हित के लिए बना या आदिवासी के हित के लिए बना। लेकिन ऐसा हम लोग 25 साल बाद तो ऐसा महसूस नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है कि यहाँ खाली कोयला और लोहा लूटने के लिए बना, क्योंकि टाटा और शेल के बाद यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी नहीं आई। जिससे पैसा आएगा कहाँ से?
जब भी सरकार बना तो सरकार को ये भी तय करना चाहिए था कि, क्योंकि हम जब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कोई शादी ब्याह भी करते हैं या किसी को बेटी देते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग का बेटी जिस घर में जाएगा खाएगा पिएगा कैसे, दामाद क्या करेगा। तो यहाँ भी सरकार ये कभी प्लानिंग किया ही नहीं कि वो कहाँ से पैसा आएगा, बस खाली दोहन ही दोहन करता रहा। लेकिन यही चीज़ चाइना क्या है कि कोई भी अपने यहाँ का माइंस मिनरल्स एक्सपोर्ट करने में बैन है, क्योंकि उनका नीति है कि माइंस मिनरल्स भी हमारा बनाएंगे भी हम भी और पूरे दुनिया में बेचेंगे। लेकिन हम लोग के यहाँ वैसा कोई नीति लाया ही नहीं। जैसे बीच में मनीष सिसोदिया जी भी, जैसे उनका भी रील आता है तो वो भी बोलते हैं कि 2.5 करोड़ लोग हर साल मतलब 12th का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें कुछ लोग IIT चले गए, IIM चले गए, मेडिकल में चले गए, इंजीनियरिंग चले गए, अच्छे संस्थान में चले गए। इसके बाद भी जो करोड़ों लोग बच गए उनका तो अच्छे किसी भी संस्थान में हुआ नहीं, तो उनकी भी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। सरकार का ही काम है हर एक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मुहैया करवाने का, तो ऐसे कोई पॉलिसी ऐसे कोई नीति लाया ही नहीं। और आज जब 25 वर्ष बाद हम लोग ये महसूस कर रहे हैं इधर तकलीफों से गुजर रहा है, तो हम बोलेंगे कि देशभक्ति का जज्बा हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। जो हमारे युवा है बिजनेस के क्षेत्र में आए और कुछ ना कुछ बनाने का कोशिश करें। आज जितना पढ़ाई लिखाई में जितना आप मेहनत कर रहे हो उससे कम मेहनत में आप बिजनेस के क्षेत्र में आ सकते हैं। और कि हम लोग जो संस्था बनाए हैं, ये संस्था आज की डेट में 16 स्टेट में चल रहा है और हम लोग भारत सरकार के हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी में भी है, MSME मंत्रालय के। और अभी हम लोगों ने एक दिल्ली यशोभूमि में ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव भी हम लोग किया। पूरे देश से 4 से 5,000 जो आदिवासी उद्यमी हैं सारे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। वहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम साहब भी थे और पीयूष गोयल भी थे। तो काफ़ी बड़े लेवल पे आपका अपना संगठन है जो काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। और इसके अलावा कई जो स्कीम भी है जिसके थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। हालांकि बिजनेस व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, तो आप धीरे धीरे पीछे होते चले जाएंगे और हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैं भी तैयारी करता था। हमारे समाज के उतने स्ट्रांग लोग नहीं हैं। आपके समाज के, आपके गांव के अगल बगल कई वीडियो, कई CO, कई SDO, डिप्टी कलेक्टर, DSP, टीचर बन गए होंगे। सोचिए या देखे होंगे, या तो वो बताए नहीं होंगे कि उसके दुख तकलीफ कितनी हुई होगी, वो कितने घंटा पढ़ते होंगे, क्या खाते होंगे। आप यहाँ तमाम जितने बैठे हुए हैं, हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि आप क्या खा के आए हैं। कोई नहीं जानता है कि क्या खा करके पढ़ रहे हैं। तो जब इस चीज को कोई नहीं जानते हैं कि उसका चेहरा कैसा है, काला है कि गोरा है कि इंटेलिजेंट है कि उसका घर परिवार गरीब है, तो पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम पास करने के लिए टारगेट सिर्फ बना लो। अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिना टारगेट बिना लक्ष्य का कोई गुंजाइश नहीं है। याद करिए, आपके घर अगल बगल में एक ऊंचा सा पहाड़ होता है। वो पहाड़ को देखे हैं, तूफान आए तो पहाड़ इधर से उधर जाता है। वो पहाड़ वहीं के वहीं जमे रहता है। कारण क्या है? कारण है कि पहाड़ की ऊंचाई अगर 100 फीट है तो उसकी बुनियाद 300 फीट होती है। और वो बुनियाद आपके एजुकेशन सिस्टम का प्राइमरी एजुकेशन होता है। एजुकेशन सिस्टम 3 तरह के एजुकेशन सिस्टम काम करती है हमारे यहाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। जो जिस लेवल से एजुकेशन ग्रहण किए हैं
हर एक एजुकेशन, जैसे हमारे वक्ता ने कहे थे कि एजुकेशन खास उतनी जरूरी नहीं है, काम के हिसाब न जानेंगे कि कैसे लोन मिलता है। हम लोग तो आधे से अधिक लोग नहीं जानते हैं। मैं विश्वास के तौर पर कहता कि हमारे ब्लॉक क्षेत्र में या हमारे कार्यालय में जो आते हैं योजना के बारे में नहीं जान पाते। मुद्रा लोन की बात एक आई थी, पीएमजीपी लोन की बात आई थी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन की बात आई थी। एजुकेशन के बाद रोजगार ही, नौकरी नहीं रोजगार ही। जानेंगे तब ना लेंगे, स्कूल ही खोलेंगे, कहां से लाइसेंस मिलेगा जानेंगे तब ना। तो जानने के लिए हमको पढ़ना ही पड़ेगा और स्मार्ट होना ही पड़ेगा। और स्मार्ट होने के लिए डिजिटल भारत हो चुका है, हम उसके साथ में चले और लोगों को भी ये प्रेरित करते हुए चले कि बाबू राइट टू एजुकेशन है, पढ़ लो। पढ़ना इतनी जरूरी है कि पढ़ना 3 चीज को ही 3 से 4 चीजें में पूरी लाइफ गुजार देती है। शिक्षा से ही हमारी कैरेक्टर तय होती है, शिक्षा ही हमें कॉन्फिडेंस देती है, शिक्षा ही हमें समाज में सम्मान देती है। हम गुरुजन को तय करने की आदत तय करते हैं। इसीलिए जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ले आइए पागलपन। अगर टारगेट नहीं है तो आप पागल नहीं होइएगा। मार भात खा के हम पढ़ें। एक इंसान के लिए 24 घंटा होती है, तो क्या 26 घंटा पढ़ पाएंगे? नहीं ना। हम काम करेंगे तो कितना घंटा काम करेंगे? 24 घंटा ही। अगर सोएंगे नहीं तो क्या 300 घंटा काम कर सकते हैं एक दिन में? नहीं। ये पढ़ाई और काम 2 तरह के घंटों में समय को स्मार्ट बनाता है। अगर आप बिजनेसमैन की तरफ में जो खुला सीमित, कोई पाबंदी नहीं, कोई क्षेत्र नहीं है, उस तरफ जाते हैं तो आप हजारों घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई आप करेंगे, अगर 8 घंटा या 10 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। लेकिन हम कोढ़ियाते बहुत ज्यादा हैं। कुछ ऐसे नमूना मैं बताना चाहूंगा जो चीज मैंने हम देखे। वो इंसान सफल होगा जो टारगेट तय रखा है और अपने पागलपन ले आया है। एक ऐसे इंसान भी मिलेंगे जो समय से कहेंगे, अपने आप को कमिटमेंट करेंगे कि मैं सुबह उठ जाऊंगा, अलार्म लगा लेता है कि सुबह मैं 4 बजे पक्का उठ जाऊंगा, फिर तैयारी करूंगा। आप भी लगाते होंगे। लेकिन जब सुबह 4 बजता अलार्म टैं 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 करने लगता है तो अलार्मों को बंद कर देता है, फिर सूझ जाता है। अपने तो पुनः सूझ जाता है, अलार्मों को सुला देता है और डबल रिपीट करके सुलाता है। अब ये आगे कैसे बढ़ेगा? आज इसके मंथन करके, यहाँ से सीख करके, इसके कई टेक्निक चीजें यहाँ लॉन्च किया गया है। कई ऐसे माध्यम है जिसको आपके सामने प्रोड्यूस किया गया। इसके माध्यम से आप सभी और हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इसको आगे कैसे लेके जाएं। आप लोगों ने मुझे इस मंच में सम्मान गढ़ी वाले इलाके में बंगाल, उड़ीसा और में काम करने वाले मेरी सभी जगह यही परेशानी थी कि एक आदिवासी को सभी जगह रिजर्व कोटे का आदमी समझा जाता था। उसकी कोई योग्यता नहीं होती है। उसकी योग्यता होगी तब भी उसको दबा दिया जाएगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा, सभी कुछ। इतनी कुछ होने के बावजूद हमने यही कोशिश की कि अपने अंदर जो भी स्किल है, हर विपरीत परिस्थिति या विपरीत जो भी कमेंट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं आपकी योग्यता के बारे में, उसका जवाब दिया जाए। मैं कलकत्ता में अपने बैंक के प्रशिक्षण केंद्र में था।
वहाँ भी इसी तरह के सवाल किए गए। तो खैर ये सारा कुछ किया। और आज की तारीख में जो हमारे बैंक के साथी थे वो रिटायर होकर बैठे हुए हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि मैं काम करते जा रहा हूँ, निरंतर काम करते जा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात लगती है कि ये टीम धूमकुड़िया जैसे युवाओं की जो टीम बनी है, उस टीम का मैं सबसे युवा हूँ। कैसे युवा हूँ? बैंक ने रिटायर किया मुझे 60 साल में, 37 साल नौकरी किया, लेकिन मैंने रिटायरमेंट के बाद अपनी जो शुरुआत की, मैं समझा कि मैं 21 साल का हूँ। तो 2014 में रिटायर किया, आज 2014 में रिटायर किया, 2025 है, तो आप हिसाब कर लीजिए 31 साल मेरी उम्र है, और मुझसे बड़े उम्र वाले लोग इधर लोग हैं। तो ये है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग जितने भी हैं अपने समाज की जो है भाषा, संस्कृति, परंपरा, विरासत, इतिहास या हमारी जो पुरखों ने हमें ज्ञान दिया है उसको सिखाया। जो मैंने नेचर में देखा, मैं उस नेचर से सीखा। मैंने चींटी से सीखा, मैंने मधुमक्खी से सीखा। चींटी से क्या सीखा? चींटी से सीखा कि अपने जो भी ताकत हो उससे भी ज़्यादा लोड लो। इसलिए मैं अपना विषय साहित्य का विषय रहा, लेकिन मैं एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो कुछ भी मुझे सवाल मेरे मन में आया वो कुछ सब कुछ पढ़ता रहा। दूसरा मधुमक्खी, मैंने बताया मधुमक्खी। तो मधुमक्खी से क्या सीखा? जहाँ भी जाओ आपको ज्ञान मिल रहा है वो लेते जाओ, जाओ, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। तो रिटायरमेंट के आज जैसे कि बताया कि 11 साल बाद मैं देखता हूँ कि मुझे कई जगह बुलाए जाते हैं, कई तरह की यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे कार्यक्रम में। तो खुद मैं कभी देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या है यार। मुझसे तो पढ़े लिखे ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, लेकिन वो बात क्यों नहीं कह रहे हैं और मैं वो बात कहता हूँ। अभी मैंने हमारे यहाँ बसंत तिर्की जी आए, बसंत तिर्की बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर, वो जिस तरह से बिजनेस की बातें कर रहे थे। मैं पिछली बार गया था तो बिंदेश्वर जी की कहानी मैंने सुनी, मतलब मेरे खूब आँख में आंसू भर गया। तो हमारे समाज में विपरीत परिस्थिति से चलकर आगे बढ़ने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, और बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। टीम धूमकुड़िया ने 2018 से काम करना शुरू किया, और जैसे कि मैं बताया कि मैं सबका सबसे युवा साथी हूँ, तब से टीम धूमकुड़िया आज जो काम कर रही है, जिस तरह से इन्होंने शिक्षा और जो कौशल विकास, आपके अंदर में उद्यमिता, आपको सपने देखने का काम कर रही है, और सपने देखने के साथ में आपकी आकांक्षा और आशा को पूरा करने का दरवाजा भी खोल। तो ये बड़ी बात है टीम धूमकुड़िया की। और मैं अपने युवा साथी, चाहे विनीत हों, चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे नारायण उराव हमारे लोग हों, या दूसरे सारे लोग, इन लोगों ने, या जो अभी करकट्टा जी हैं, चाहे करकट्टा जी, इन्होंने इसको, हमारी टीम धूमकुड़िया की जो काम है या उसका जो लक्ष्य है, उसको टेक्निकली, मतलब डिजिटली कहिए या टेक्निकली कहिए, उसको बहुत ही बेहतर बनाया है, और वो अभी बहुत सारे लोगों के बीच में पहुंच सकेंगे। आज मैं जितने सारे विविध तरह के प्रतिभाओं से को यहाँ पर देख पाया, इतने तरह तरह के लोग आए। आज से 3-4 साल पहले इतने विविध लोग नहीं आए थे, इतना विविधतापूर्ण प्रतिभाशाली लोग और विविध क्षेत्र से लोग नहीं आए थे। तो ये एक टीम धूमकुड़िया की जो लगातार कुछ करने की जो इच्छा है,
वो लगातार हमारे पास आते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हाँ, तो लंच का टाइम हो गया है ऐसा बताया जा रहा है, तो मैं अपनी बातें समाप्त करने के पहले सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सपने देखिए, उम्मीद पालिए,